अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान पेनल कोड के रिमेनिंग सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने सेक्शन 55A तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेक्शन 57 पढ़ेंगे क्योंकि 56 तो रिपील्ड है। तो सेक्शन 57 जो है वो डील करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के। जो टर्म्स ऑफ पनिशमेंट होगी उसको हम किस तरह फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे। अब सिंपली जब हम इसको रीड आउट करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये कह रहा है कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट को किस तरीके से आपने फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है और उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी ऑन एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स, कि जहाँ पर भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी पनिशमेंट के तौर पे किसी भी पर्सन को, तो 25 ईयर्स के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है सेक्शन 57 में। देन इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 60 जो कि डील करता है सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि इम्प्रिजनमेंट के कुछ केसेस में होली और पार्टली रेगरियस और सिंपल, पूरी या फिर पार्टली रेगरियस होगी या सिंपल होगी। रेगरियस यानी कि मुशक्क़त वाली, जिसको हम कहते हैं कैद बा मुशक्क़त, हमने सुना हुआ ही है। तो वो रेगरियस होगी या सिंपल जस्ट अंडरगोन हो जाएगा, मतलब उसको सिर्फ कैद कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, या उससे कोई रिगरियस पनिशमेंट मतलब उसको दी जाएगी। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज़ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा कोई भी केस जिसमें ऑफेंडर को पनिश किया गया हो इम्प्रिजनमेंट से, विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन यानी कि वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो, रेगरियस हो या फिर सिंपल हो, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर, ये उस कोर्ट की पावर है कि वो उस ऑफेंडर को सेंटेंस करे टू डायरेक्ट इन द सेंटेंस डेट सच इम्प्रिजन शैल बी होली रेगरियस और डेट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई उसको इम्प्रिजनमेंट अगर दी जा रही है तो होली उसको रेगरियस दी जाएगी, होली उसको सिंपल दी जाएगी, या पार्टली डिवाइडेड होंगी। तो ये जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट की पावर है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको इम्प्रिजनमेंट किस टाइप की देनी है। ठीक है, तो सिंपली सेक्शन 60 जो है हमारा ये कहता है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 63 जो कि डील करता है अमाउंट ऑफ फाइन से, कि अगर उसको पनिशमेंट हुई है, अगर उसको फ़ाइन सुनाया गया है, ठीक है, पनिशमेंट में उसको फ़ाइन देनी है, फ़ाइन पे करनी है, कंपनसेशन पे करनी है। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि वेयर नो सम इज़ एक्सप्रेस टू विच अ फाइन एक्सटेंड, कि कोई एक सम एक्सप्रेस नहीं है कि किस हद तक मतलब उसको फ़ाइन देनी है। द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज़ लाइबल इज़ अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो जो अमाउंट होगा जिसका ऑफेंडर मुजरिम लाइबल होगा वो अनलिमिटेड होगा, वहाँ पर हम उसकी एक्सटेंशन को अनलिमिटेड कंसीडर करेंगे, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव इन अ सेंस के जिसका वो हकदार ही नहीं है और उससे ज़्यादा जिसमें उसका राइट इन्फ्रिंज हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल कि उसने बंदे ने मोबाइल चोरी किया था, वो था 10-15 हज़ार का एंड्रॉयड मोबाइल, और आप जो है क्या करते हो, उसको फ़ाइन उसके ऊपर इम्पोज़ करते हो कि भाई आप जो है अगले बंदे को जिसका आपने मोबाइल चुराया था, अब आपने मोबाइल तो मार्केट में बेच दिया, तो अब वो बंदा क्या करेगा, फ़ाइन पे करेगा कि भाई आप इसको पैसे दो जितने का उसका मोबाइल था। तो अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि उसने मोबाइल चुराया था 10-15 हज़ार वाला, आप उससे पैसे लोगे लाख 1.5 लाख आईफोन वाले, तो इस तरीके का नहीं होगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने बताया। देन इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 64। सेक्शन 64 हमें ये कहता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइन, कि अगर आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज़ की गई कि आपने भाई ये फ़ाइन, ये कंपनसेशन पे करनी है, और आप क्या करते हो, वो पूरी नहीं करते हो, पे नहीं करते हो, तो उसके डिफ़ॉल्ट में आपको इम्प्रिजनमेंट अगर दी जाती है तो अब ये कह रहा है कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसके
अंदर जो है पनिशमेंट आपको इम्प्रिजनमेंट की भी मिल सकती है और साथ में फ़ाइन की भी मिल सकती है, ठीक है। इन विच द ऑफेंडर इज़ सेंटेंस टू अ फाइन, और उस ऑफेंस में आपको इम्प्रिजनमेंट की नहीं मिलती और आपको सज़ा क्या मिलती है कि आप भाई खाली कंपनसेट कर दो, ठीक है। विदर विथ और विथआउट इम्प्रिजनमेंट, के चाहे साथ में इम्प्रिजनमेंट दी जाए या नहीं दी जाए, ठीक है। एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, और वो हर केस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, जो कि पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट भी हो और फाइन हो या फिर खाली फाइन पे हो, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, जिसमें ऑफेंडर को ये सेंटेंस दी जाए कि भाई आपने फ़ाइन पे करनी है। इट शल competent to court which sentence such offender to direct by the sentence date in default of payment of the fine, कि भाई उसको या तो इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता था, उसको फ़ाइन भी दी जा सकती थी, लेकिन कोर्ट ने क्या डिसाइड करा कि भाई आप कंपनसेशन पे करोगे, आप फ़ाइन दोगे, लेकिन वो क्या करता है, फ़ाइन भी पे नहीं करता। तो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन द ऑफेंडर शैल सफ़र इम्प्रिजनमेंट, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced, कि फिर उसको क्या करना होगा, उस डिफ़ॉल्ट की वजह से उसको फिर इम्प्रिजनमेंट कर दी जाएगी। देन उसके बाद आगे ये बता रहे हैं टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस और टू विच ही मे बी लाइबल अंडर द कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस। तो सेक्शन 64 सिंपली हमें ये कहता है कि भाई आफ्टर कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस, उसकी सेंटेंस को कम्यूट करने के बाद अदला बदली जितनी भी कम कर सकते थे, कम करने के बाद उसको जो है इम्प्रिजनमेंट कर दी जाएगी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। देन हमारा सेक्शन 65 जो है वो ये कहता है कि लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। ये कह रहे हैं कि जब भाई उसको नन पेमेंट ऑफ फाइन के डिफ़ॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, कैद किया जाता है, तो उसकी लिमिट कितनी होगी, कि कितनी उसको जो है सज़ा दी जाएगी, क्या उतनी ही दे दी जाएगी जितनी का वो पनिशेबल था पहले। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि the term for which the court directs the offender to be imprisonment and in default of payment of a fine, के कोर्ट ने जो है in default of payment of a fine उसको imprisonment जो है डायरेक्ट की गई कि भाई इसको कैद कर लिया जाए क्योंकि इसने फ़ाइन पे नहीं करी। तो जो imprisonment उसको की जाएगी, जो कैद उसको किया जाएगा, shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, ठीक है। इफ़ द ऑफेंस भी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, जितना कैद की उसकी लिमिट थी, लिमिटेशन थी कि भाई 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, इतनी इसको इम्प्रिजनमेंट मिलनी थी। अब उस 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 5 साल का 1/4 जो हिस्सा होगा, सिर्फ उतना ही उसको इम्प्रिजनमेंट रखा जाएगा इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो सेक्शन 65 जो है सिंपली इस चीज़ से डील करता है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 66 जो कि कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइन, कि भाई किस तरह की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी उसको। अब उसको पहले ये बताया गया कि भाई उसको फ़ाइन देनी है, फ़ाइन में उसने डिफ़ॉल्ट किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। अब आपको इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम तक के लिए हो सकती है, 1/4 के टाइम के लिए हो सकती है, मतलब 1/4 से जो है वो एक्सीड नहीं करेगा टाइम पीरियड। अब ये कह रहे हैं कि भाई किस टाइप की होगी, रेगुलर होगी या सिंपल होगी। तो अब ये वाली आगे ये कह रहा है कि द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन, के कोर्ट जो है अगर इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करती है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ अ पेमेंट ऑफ अ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, वो किसी भी किस्म की हो सकती है, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, चाहे तो रेगुलर दे चाहे तो सिंपल दे। देन इसके बाद जो है अपना आता है सेक्शन 67 जो कि डील करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। अब पहले हमने ये पढ़ा था कि कोई ऐसा ऑफेंस वो करता है जो पनिशेबल विथ फ़ाइन भी था और पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट भी था, तो उसमें उसके डिफ़ॉल्ट में जो है फिर किस तरीके से जो है तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हो रही है नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट में, और ऑफेंस उसने कौन सा करा था, जिसकी सज़ा थी कि उसको सिर्फ फ़ाइन ही होनी थी। अब होनी उसको फ़ाइन ही थी लेकिन उसने फ़ाइन पे नहीं करी,
और उसका ऑफेंस ऐसा था नहीं कि उसको कैद कर लिया जाए। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर सेक्शन 67 हमें ये बताता है कि भाई इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली, अगर ऑफेंस ऐसा था कि जिसकी सज़ा सिर्फ जुर्माना ही थी, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शैल बी सिंपल। तो अब इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन कोर्ट इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करती है तो फिर वो सिंपल डिस्क्रिप्शन की होगी। पहले हमें सेक्शन 66 में बताया गया कि वो किसी भी किस्म की हो सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिएशन के ऊपर है, चाहे तो रिगोरियस हो चाहे तो सिंपल हो। लेकिन अब सेक्शन 67 हमें कह रहा है कि भाई अगर उसका जुर्म ऐसा था ही नहीं कि उसको कैद किया जाए, लेकिन क्योंकि उसने फ़ाइन पे नहीं करा, इस डिफ़ॉल्ट में उसको कैद कर रहे हैं, तो अब उसको रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी, सिर्फ सिंपली उसको कैद किया जाएगा। And the term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of a payment of fine shall not exceed the following scale, that is to say, और ये नीचे अब जो है स्केल बताया गया है कि इस पहले बताया गया कि 1/4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। आगे ये बता रहा है कि फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। अब पहले बताया था कि कोई ऑफेंस ऐसा था जिसकी सज़ा में उसको कैद भी हो सकती थी, फ़ाइन भी हो सकती थी। तो ऐसी केसेस के अंदर अगर उसको इम्प्रिजनमेंट होती है तो 1/4 से एक्सीड नहीं करेगी अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है फ़ाइन पे करने में। अब क्योंकि उसका जुर्म ऐसा था जिसमें उसको सिर्फ पेमेंट ही करनी थी, लेकिन वो नहीं करता और उसके डिफ़ॉल्ट में उसको सेफ इम्प्रिजनमेंट किया जा रहा है, तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो सिंपल होगी और एक्सीड नहीं करेगी 2 मंथ से ज़्यादा, अगर अमाउंट जो उसको पे करना था वो 50 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ, और 4 मंथ से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज़, जब अमाउंट 100 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो, यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा उसको पे नहीं करने थे। एंड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ इन एनी अदर केस, और अगर इससे ज़्यादा पैसे वगैरह फ़ाइन थे और वो उसने पे नहीं करे तो 6 महीनों से ज़्यादा, तो इन शॉर्ट 2 महीने, अगर उससे ज़्यादा पैसे हैं तो 4 महीने, और अगर उससे ज़्यादा और पैसे थे तो 6 महीने जो है मैक्सिमम लिमिट है, 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ अ पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन द ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली होता है। ठीक है, अब आप ये कह रहे होंगे कि इतना कम अमाउंट में इतने महीने की इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करती चलूँ कि हमारे जो लॉज हैं माशाल्लाह से बहुत ही कदीम ज़माने के हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 68 जो कि डील करता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फ़ाइन। आखिरकार वो बंदा फ़ाइन पे कर ही देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कि भाई उसने फ़ाइन पे कर दी, तो द इम्प्रिजनमेंट है जो इम्पोज की गई थी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ अ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेन एवर डेट फाइन इज़ आइदर पेड और लीड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। कभी भी जो है व्हेन एवर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर वो फ़ाइन पे कर देता है तो फिर उसको टर्मिनेट कर दी जाएगी, उसकी सज़ा को उसको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना सेक्शन 69 जो है वो डील करता है द टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। कि अब यहाँ पर उसने फुली पे नहीं किया था, आधा हिस्सा पे किया था फ़ाइन का, तो अब किस तरीके से हम उसकी इम्प्रिजनमेंट को टर्मिनेट करेंगे? पहले तो ये था कि भाई उसने पैसे दिए तो उसको रिहा कर दिया, अब उसने पैसे पूरे नहीं दिए हैं, आधे पैसे दिए हैं, तो अब किस तरह हम उसकी इम्प्रिजनमेंट को टर्मिनेट करें? तो ये कह रहा है कि इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, उस टर्म के एक्सपायर होने से पहले सच प्रोपोर्शन ऑफ फाइन बी पेड, कि इतना प्रोपोर्शन जो है पे कर दिया गया या लीव कर दिया गया, दैट द टर्म इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट लेस देन दैट प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ फाइन इज स्टिल अनपेड, द इम्प्रिजनमेंट शैल बी टर्मिनेट। कि भाई बस थोड़ा सा ही अमाउंट रहता था, ठीक है, बाकी आधा उसने कर दिया था, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब इसको हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए इज़ सेंटेंस टू फाइन ऑफ 100 रुपीज़ एंड टू 4 मंथ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट। के ए को जो है ये सज़ा सुनाई गई कि उसने 100 रुपये पे करने हैं, और अगर वो 100 रुपये नहीं पे करता तो 4 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी उसको।
ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि हेयर 25 रुपीज़ ऑफ द फाइन बी पेड और लीव बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। 1 महीना पूरा होने से पहले पहले उसने 75 रुपये पे कर दिए। ए विल बी डिस्चार्ज एज सून एज फर्स्ट मंथ हैज़ एक्सपायर्ड। ए को जो है एज सून एज फर्स्ट मंथ के एक्सपायर होने से पहले पहले डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। If 75 rupees be paid or leave at the time of expiration of the first month at any later time, बाद में पे किए गए थे, while a continues imprisonment, और उसको ए की जो है मतलब 1 महीना पूरा हो गया, सेकेंड मंथ उसकी इम्प्रिजनमेंट का स्टार्ट हो गया और उसने 75 रुपीज़ जो है पे कर दिए। ए विल इमीडिएटली डिस्चार्ज, तो ए को जो है फ़ौरन से ही डिस्चार्ज किया जाएगा। इफ़ 50 रुपीज़ ऑफ द फाइन बी पेड और लीव बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, और अगर उसको 2 मंथ जो है कंप्लीट हो गए और उसने जो है 50 रुपये पे कर दिए, तो उसको जो है डिस्चार्ज किया जाएगा एज सून एज 2 मंथ आर कम्प्लीटेड। जैसे ही 2 मंथ जो है कंप्लीट होने से पहले पहले उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। इफ़ 50 रुपीज़ बी पेड लीव एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ दोज 2 मंथ एट एनी लेटर टाइम वाइल ए कंटिन्यूज इन इम्प्रिजमेंट, ए विल बी इमीडिएटली डिस्चार्ज। अभी शॉर्ट वर्ड हम इसको समझे तो ये कह रहा है कि भाई उसने इतना अमाउंट पे कर दिया हो कि जो इम्प्रिजनमेंट का उसको पीरियड बताया गया था वो कम ना पड़े। जैसे कि 4 महीने की उसको कैद किया गया था, जैसे कि 4 महीने के लिए उसको कैद किया गया और उसके पर फ़ाइन थी 100 रुपये। अब उस 4 महीने की उसमें वो 75 रुपये दे देता है। 75 रुपये उसने दे दिए तो सिर्फ 25 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो अब उसको फ़ौरन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसको कैद से निकाल दिया जाएगा। और अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसको सज़ा काटते हुए 2 महीने हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर वो आधे पैसे जमा कर देता है। आधे महीने उसने सज़ा काट ली, 2 महीने और 50 रुपये जो है उसने पे कर दिए। प्रोपोर्शनली जो है इसको डील किया जाएगा। इन शॉर्ट बस ये कहा जा रहा है कि जो इम्प्रिजनमेंट का टाइम है वो कम नहीं होना चाहिए। फ़ाइन जो है इम्प्रिजनमेंट के टाइम से ज़्यादा अगर दी जाएगी तो ही उसका टर्मिनेट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देन इसके बाद हमारा जो सेक्शन 70 है वो डील करता है फ़ाइन लिवेबल विद इन 6 ईयर, कि कोई भी ऐसी फ़ाइन जो कि उसको पे करनी थी विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट या फिर कैद के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर एक फ़ाइन इम्पोज हुई है, अंडर डेप्थ है वो, दैट डू नॉट डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। अब उस बंदे की हो जाती है दैट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फ़ाइन उसको जब भी पे करनी पड़ेगी। अब वो कैसे होगा, अब सेक्शन 70 ये कहता है कि भाई द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, कि उसको जो है फ़ाइन पे करनी थी और उसने आधा हिस्सा पे कर दिया था, आधा रहता था या पूरी ही फ़ाइन वगैरह उसके ऊपर रहती थी, ठीक है, अनपेड थी। मे बी लिव्ड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब उसको जो है विद इन 6 ईयर वो पे करनी है, मतलब एक लिमिटेशन बताई गई है टाइम पीरियड की कि भाई अगर आपके ऊपर कोई अमाउंट ड्यू रहता है तो आपने विद इन 6 ईयर पे करना है, ठीक है। अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ डेट पीरियड। और यहाँ पर ये बताया गया कि अगर वो ऑफेंडर लाइबल था किसी ऐसी इम्प्रिजनमेंट का जिसकी सज़ा जो है 6 साल से ज़्यादा थी, तो जितने साल तक की सज़ा होगी उस साल के अंदर अंदर उसने वो फ़ाइन पे करना है। यानी कि अगर उसको 7 साल की सज़ा होती है, 10 साल की होती है, तो इस पीरियड के अंदर भाई आप फ़ाइन पे कर दो, ठीक है, उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले पहले। लेकिन अगर क्या होता है कि इस दौरान उस बंदे की हो जाती है डेथ, तो क्या होगा, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेथ, कि भाई अगर उसकी डेथ हो गई तो अब उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो होगी वो लाइबल होगी, उसकी उस प्रॉपर्टी से जो है डेप्ट पूरे किए जाएंगे, कर्जे उतारे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जो डेप्थ है वो डिवॉल्व हो जाएगा
डिस्चार्ज नहीं होगा, अगर वो बंदा मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बेचकर फिर उससे फ़ाइन पे करवाया जाएगा। कि आपने फ़ाइन एनी हाउ एनी कंडीशन एट एनी कॉस्ट पे करनी है, क्योंकि वो उसके ऊपर डेप्थ है। तो हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फ़र्दर सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।